गुड आफ्टरनून दिव्या, गुड आफ्टरनून कल्पना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। थिएटर ऑफ द एब्सर्ड हमें स्टार्ट करना है आज। एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ लिया था और अब तक हमारा क्या हो गया है, बिकॉज हम बहुत टूवर्ड्स एंड हैं। हमारा ड्रामा कंप्लीट होने वाला है बहुत जल्द और मे बी पॉसिबिलिटी आज ही हो जाए, अदरवाइज़ कल तो हर हाल में ड्रामा कंप्लीट हो ही जाएगा हम लोगों का। ठीक है, गुड आफ्टरनून केएल। सो हमने यूजीसी नेट के लिए यूनिट 1 पढ़ना स्टार्ट किया था, जो है ड्रामा। हम 5 लेक्चर्स में से कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें कि हमारा 4th लेक्चर पिछले ही क्लास में थर्सडे को कंप्लीट हुआ था, डे 11 में। तो हमने सबसे पहले एंशंट, मिडिवल और एंग्लो नॉर्मन ड्रामा पढ़ा था, उसके बाद एलिजाबेथ टू जैकोबियन ड्रामा पढ़ा था, कैरोलाइन ड्रामा। फिर हमने रेस्टोरेशन टू न्यू क्लासिकल एज ड्रामा पढ़ा था। फिर हमने विक्टोरियन एज टू मॉडर्न एज ड्रामा पढ़ा था। लास्ट क्लास में हमारा द कंटेम्प्रेरी ड्रामा स्टार्ट हुआ था, यानी कि समकालीन ड्रामा, और इसका हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था पिछली क्लास में। और हमने 2 मूवमेंट्स पढ़े थे थिएटर के। एक तो एपिक थिएटर के बारे में पढ़ा था और हमने आपको बताया था कि ये एपिक थिएटर जो है, ये मूवमेंट शुरू किया था एक जर्मन प्लेराइट और डायरेक्टर बर्टोल्ट ब्रेट ने, जिनके बारे में हमने कहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है कंटेम्प्रेरी टाइम के, आपके और मेरे ज़माने के, और इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। एपिक थिएटर के कुछ की फीचर्स हमने आपको बताए थे कि एलिनेशन इफेक्ट, जैसे कि नैरेटिव स्ट्रक्चर के बारे में बात हुई थी। डिडक्टिक पर्पस था कि उसमें उपदेश दिया जाता था, यही उसका उद्देश्य था नाटकों को प्रेजेंट करने का स्टेज पर। ब्रेकिंग द फोर्थ वॉल के बारे में हमने आपको बताया था कि ऑडियंस को ज़्यादा इंडल्ज किया गया एक्शन में। और यूज़ ऑफ म्यूज़िक एंड सॉन्ग्स के बारे में बताया गया था, और आपको बताया गया था कि एपिक थिएटर का सबसे इम्पॉर्टेंट और रिनाउंड एग्जाम्पल जो है वो यही है, मदर करेज एंड हर चिल्ड्रन, जिसका फोटो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। उसके बाद थिएटर ऑफ क्रुएलिटी हमने आपको पढ़ाया था। थिएटर ऑफ क्रुएलिटी जो है वो एक फ्रेंच प्ले राइट और एक्टर ने स्टार्ट किया था, जिनका नाम था एंटोनिन आर्टोड। ठीक, इसके कुछ की कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े थे कि सेंसरी ओवरलोड होता है, आपके सेंसेस को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कराया जाता है। ठीक है, इसके अलावा फिजिकल परफॉर्मेंसेस, इसका एक की फीचर था नॉन लाइनियर स्ट्रक्चर, सिंबॉलिज्म एंड रिचुअल, ऑडियंस एंगेजमेंट, ये सब हमने पढ़ लिया था। आज हम तीसरा थिएटर पढ़ेंगे, जिसे हम कहते हैं थिएटर ऑफ द एब्सर्ड। यहाँ से हमको स्टार्ट करना है, आई थिंक ना, यहीं से स्टार्ट होगा। गुड आफ्टरनून रूली। सो लेट्स स्टार्ट द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड। पहला हमारा जो टॉपिक है आज इज अ पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड। ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद का एक ड्रामेटिक मूवमेंट है, यानी कि एक ऐसा आंदोलन जो ड्रामा में चला। दैट इमर्ज इन द 1950s टू 1960s। ये 1950 के दशक में और 1960 के दशक में उसमें रहा, अपने पीक पर रहा। दिस जॉनरा रिफ्लेक्ट्स द एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलॉसफी। इस जॉनर में एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलॉसफी को दिखाया गया, और वो क्या है कि लाइफ इज इनहेरेंटली मीनिंगलेस। एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलॉसफी का मतलब ये होता है, ठीक है, कि जीवन का कोई मतलब है नहीं, इट्स मीनिंगलेस, एंड इट ऑफन पोर्ट्रेज अ वर्ल्ड विदाउट पर्पस। और इस तरह के जो ड्रामा लिखे गए इस शैली में, उसमें एक ही चीज़ को पोर्ट्रे किया जाता था प्रायः, कि दुनिया जो है उसमें कोई उद्देश्य नहीं है, ये विदाउट पर्पस है, विदाउट लॉजिक और विदाउट ऑर्डर है।
बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, PYQ है, प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। द टर्म वॉज कॉइन्ड बाय क्रिटिक मार्टिन एसलिन। ये जो टर्म है ना, द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड, इस टर्म को कॉइन किया था एक बहुत जाने माने क्रिटिक मार्टिन एसलिन ने। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपनी 1960 के किताब में, किताब का नाम था द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड, ये किताब है द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड, उसमें मार्टिन एसलिन ने ये टर्म को कॉइन किया था। विच डिस्क्राइब्ड अ ग्रुप ऑफ प्ले राइट्स, इन्होंने इस किताब में ग्रुप ऑफ प्ले राइट्स को डिस्क्राइब किया, हुज वर्क्स एक्सप्रेस द एब्सर्डिटी ऑफ द ह्यूमन कंडीशन, जिनकी रचनाएं जो हैं वो इंसानी कंडीशन की एब्सर्डिटी को एक्सप्रेस करती थी। एब्सर्डिटी जानते हैं ना, हास्यास्पद बोलते हैं हिंदी में। ठीक, अब इसके कुछ की कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं थिएटर के। ठीक, पहला है एग्जिस्टेंशियल थीम्स। इसके सबसे इंपॉर्टेंट थीम ही यही है कि ये एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस पर बना है। ठीक, गुड आफ्टरनून। प्लेज ऑफन एक्सप्लोर एग्जिस्टेंशियलिस्ट थीम्स। इन प्लेज में प्रायः एग्जिस्टेंशियलिस्ट थीम्स होती थी, सच एज द मीनिंगलेस ऑफ लाइफ, जैसे कि जीवन का कोई मतलब ही नहीं है। इस तरह की बातें होती थी कि जीवन का कोई मतलब नहीं है। द आइसोलेशन ऑफ द इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल व्यक्ति आइसोलेट हो जाता था, समाज से दूर जाकर रहने लगता था, अलग थलग हो जाता था। और द इनकॉम्प्रिहेंसिबिलिटी ऑफ द यूनिवर्स, और ये जो ब्रह्मांड है इसको आप समझ नहीं सकते, इसकी जो इनकॉम्प्रिहेंसिबिलिटी है। ठीक, ये अस्पष्ट है, अपठनीय है, हमें नहीं पता यूनिवर्स क्या है। ठीक है, तो ये इन प्लेस की एक थीम हुआ करती थी कि कोई किरदार इन एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा होता था। दूसरा की कॉन्सेप्ट है इलॉजिकल एंड सर्कुलर प्लॉट्स। बहुत ही इलॉजिकल और सर्कुलर प्लॉट्स होते थे। सर्कुलर प्लॉट्स, कहानी ऐसे घूम रही है, पता ही नहीं है सर कहाँ है, पैर कहाँ है। द नरेटिव्स आर ऑफन नॉन लाइनियर। तो ये जो नॉन लाइनियर स्ट्रक्चर है ना, ये तीनों ही थिएटर्स का है, एपिक का भी, एब्सर्ड, थिएटर ऑफ एब्सर्ड का भी, और थिएटर ऑफ क्रुएलिटी का भी। इसके भी जो नैरेटिव्स होते थे, जो कहानी होती थी, वो नॉन लाइनियर होती थी, विद इवेंट्स दैट सीम रैंडम और साइक्लिकल। जो घटनाएं प्रदर्शित की जाती थी स्टेजेस के ऊपर, वो रैंडम लगती थी, ठीक है, साइक्लिकल लगती थी, चक्रीय, हाईलाइटिंग द लैक ऑफ कन्वेंशनल प्लॉट स्ट्रक्चर। इसमें जो वो पारंपरिक प्लॉट स्ट्रक्चर होता था थिएटर में कि एक्ट 1 सीन 1, एक्ट 1 सीन 2, उसका हमें थोड़ा सा अभाव नजर आता था। तीसरा जो की कॉन्सेप्ट है एब्सर्ड, थिएटर ऑफ एब्सर्ड का, वो है रिपीटेटिव डायलॉग। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिपीटेटिव डायलॉग्स हुआ करते थे। डायलॉग कैन बी नॉनसेंसिकल। जो डायलॉग इस तरह के प्लेज में लिखे जाते थे वो नॉनसेंसिकल होते थे, रिपीटेटिव होते थे और फ्रेगमेंटेड, टूटे फूटे होते थे, रिफ्लेक्टिंग द फिटिलिटी ऑफ द ह्यूमन कम्युनिकेशन। ये इंसानी कम्युनिकेशन की फिटैलिटी को दर्शाते थे। फिटैलिटी जानते हैं, निष्फलता, कि इसका कोई परिणाम नहीं निकल रहा है। एंड द ब्रेक डाउन ऑफ लैंग्वेज, और लैंग्वेज के ब्रेक डाउन को प्रदर्शित करते थे। टूटी फूटी भाषा होती थी। नेक्स्ट जो की कॉन्सेप्ट था वो था मिनिमलिस्टिक सेटिंग्स। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि फोटो से ही समझाएंगे हम इसको, आपको बाद में फोटो दिखाएंगे, पहले से समझा देते हैं आपको। मिनिमलिस्टिक सेटिंग होती थी। अगर आप कभी थिएटर ऑफ एब्सर्ड पर लिखे गए किसी प्ले को देखने थिएटर में जाएंगे तो आपको वहाँ पर बहुत ही मिनिमलिस्टिक सेटिंग नज़र आएगी स्टेज के ऊपर। सेटिंग्स आर यूजुअली स्पार्स एंड सिंबॉलिक, बहुत ही बिखरी हुई सी और बहुत ही सिंबॉलिक सी सेटिंग होती हैं, एम्फेसाइजिंग द बैरननेस एंड एम्प्टीनेस ऑफ द वर्ल्ड। इसके ज़रिए जो राइटर्स होते हैं वो बंजरपन और खालीपन दिखाते हैं दुनिया का, ठीक है, जो कैरेक्टर्स इनहेबिट करते हैं स्टेजेस के ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल आप ना कभी वो देखने जाओ थिएटर में जूलियस सीजर, ठीक है, खास तौर से भी मॉडर्न टाइम में जूलियस सीजर देखने जाओ, इतनी एक्स्ट्रावेगेंजा, ठीक है, और एक्सजरेटेड सेटिंग मिलेगी स्टेज के ऊपर। बड़े बड़े महल दिखाएंगे स्टेजेस के ऊपर, होंगे वो गत्ते के बने हुए लेकिन महल दिखाए जाएंगे, ठीक है, और घोड़े आ जाएंगे स्टेजेस के ऊपर, तलवारें होंगी, भाले होंगी, ठीक है, तो पूरा रोम आपके सामने स्टेज पर उकेर दिया जाएगा। लेकिन जब आप किसी ऐसे प्ले को देखने जाएंगे जो थिएटर ऑफ एब्सर्ड पर आधारित होगा तो वहाँ पर बस एक पेड़ है, ठीक है, और दो आदमी बैठे हैं, वो बातें कर रहे हैं बैठे हुए।
मिनिमलिस्टिक सेटिंग होती है बहुत। जैसे ऊपर एक फोटो है हमारे नोट्स में, ये इसी थीम को दर्शा रहा है। देखिए, देख रहे हैं आप, 4 आदमी हैं, एक आदमी के हाथ में 2 चीज़ें हैं, एक बैग और एक पेड़ है, बस स्टेज के ऊपर और कुछ नहीं है। तो मिनिमलिस्टिक सेटिंग्स जो है वो थिएटर ऑफ द एब्सर्ड का एक की कॉन्सेप्ट है, की फीचर है। इसके अलावा एब्सर्ड सिचुएशंस, कैरेक्टर्स ऑफन फाइंड देमसेल्व्स इन बिजार इनकॉम्प्रिहेंसिबल सिचुएशंस। कैरेक्टर्स अपने आप को प्रायः बहुत ही बिजार और बहुत ही इनकॉम्प्रिहेंसिबल सिचुएशंस में पाते हैं, दैट डिफाई लॉजिक एंड रीजन, जिनका कोई तर्क नहीं बैठता। ठीक है, थीम्स इन थिएटर ऑफ द एब्सर्ड, थीम्स पर बात कर लेते हैं। पहला तो यही है द फर्टिलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस, कि हमारा जो अस्तित्व है उसका कोई परिणाम नहीं है, हम क्यों हैं, हम हैं भी या नहीं हैं, वी डोंट नो। हाईलाइटनिंग द पर्पसलेसनेस एंड एब्सर्डिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, इसमें हाईलाइट किया जाता है पर्पसलेसनेस, उद्देश्यहीनता और एब्सर्डिटी इंसानी जीवन की। दूसरी थीम है आइसोलेशन एंड एलियनेशन, जो कैरेक्टर्स होते हैं वो प्रायः अपने आप को आइसोलेटेड रखते हैं फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से अलग थलग रहते हैं, ठीक है, और उस दुनिया से जो उनके आसपास है। तीसरा द ब्रेकडाउन ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का एक ब्रेकडाउन दिखाया जाता है। हेलो महक, लैंग्वेज इज पोर्ट्रेड एज इनएडिक्वेट, भाषा को इस तरह से पोर्ट्रे किया जाएगा कि वो इनएडिक्वेट है, इनसफिशिएंट है फॉर मीनिंगफुल कम्युनिकेशन, कोई मीनिंगफुल कम्युनिकेशन किरदारों के बीच में नहीं होता। लीडिंग टू मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड कन्फ्यूजन, इसकी वजह से कन्फ्यूजन होता है और मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा होते हैं किरदारों के बीच में। जो फोर्थ थीम है वो है द एब्सर्डिटी ऑफ ह्यूमन कंडीशन, ह्यूमन कंडीशन की एब्सर्डिटी। लाइफ इज डिपिक्टेड एज अ सीरीज ऑफ आर्बिट्री एंड इररेशनल इवेंट्स, जीवन को ऐसे दिखाया जाता है कि जीवन कुछ नहीं है, सिर्फ घटनाओं का एक क्रम है, और घटनाएं भी कैसे, जो इररेशनल और आर्बिट्री हैं। जीवन बिल्कुल बेकार, ठीक है, इसका कोई मीनिंग नहीं, ठीक है, एक मजाक है जीवन आपका। तो उसको, उस ह्यूमन कंडीशन को एब्सर्डिटी के रूप में पेश किया जाता है। तो ये कुछ की कॉन्सेप्ट्स एंड थीम्स थी द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड की। ठीक है, चलिए अब कंटेम्प्रेरी एज के कुछ ड्रामेटिस्ट हम पढ़ेंगे। अब इनमें से बहुत सारे ड्रामेटिस्ट जो हैं वो ऐसे होंगे जिनका नाम भी आपने नहीं सुना होगा। अब अगर आपने इनका नाम नहीं सुना तो इसमें आपकी गलती है कि आपको पढ़ने का शौक नहीं है, ठीक है, आप किताबें पढ़ते नहीं हैं, ठीक है। तो लेकिन आप इन्हें याद रखेंगे, जितना भी आपको पढ़ाया जा रहा है कम से कम इनके नाम, इनकी जो रचनाएं आपको बताई जा रही हैं, एटलीस्ट आप वो याद रखेंगे इनके बारे में, ठीक है। चलिए, द कंटेम्प्रेरी एज ऑफ ड्रामा हैज प्रोड्यूस्ड अ डाइवर्स रेंज ऑफ ड्रामेटिस्ट। जो कंटेम्प्रेरी एज है यानी 1945 के बाद से 2024 तक की, इसमें अलग अलग विविधताओं से भरे हुए ड्रामेटिस्ट, नाटककार हमारे सामने आए हैं, हु हैव एक्सप्लोर्ड न्यू थीम्स, जिन्होंने नई नई थीम्स को एक्सप्लोर किया है, नई स्टाइल्स को अपनाया है, नई टेक्निक्स को अपनाया है। Here are some of the most influential dramatists of the contemporary age. Contemporary age के कुछ influential dramatist के बारे में हम आज पढ़ेंगे, along with their notable works and contributions. साथ में पढ़ेंगे उनकी कुछ notable रचनाएं जो आपको याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं ऐसे यूजीसी नेट में, और उनके contributions हमें याद रखने हैं। So let's start. पहला इंसान जो है इसमें, देखो हैं तो बहुत सारे, लिटरली बहुत सारे हैं, तो हम कुछ इंपॉर्टेंट 15 लेकर आए हैं आपके लिए। तो एटलीस्ट आप इन 15 के बारे में और इनकी रचनाओं के बारे में आप याद रखेंगे, ठीक। पहला है टॉनी कुशनर। इनकी कुछ नोटेबल रचनाएं हैं एंजल्स इन अमेरिका और होमबडी काबुल। कॉन्ट्रीब्यूशंस, नोन फॉर हिज एपिक प्लेज दैट टैकल मेजर सोशल, पॉलिटिकल एंड ह्यूमन इश्यूज। ये जाने जाते हैं अपने कुछ एपिक प्लेज के बारे के लिए, और अपने प्लेज में टैकल करते हैं कई मेजर सामाजिक, राजनीतिक और इंसानी मुद्दे, पर्टिकुलरली LGBTQ+ राइट्स। ये अपने प्लेज में LGBTQ+ राइट्स के बारे में बात करते हैं और एड्स क्राइसिस के बारे में बात करते हैं। इनका जो प्ले है एंजल्स इन अमेरिका इज सेलिब्रेटेड फॉर इट्स डेप्थ। वो सेलिब्रेट किया जाता है कि वो बहुत गहराई रखता है,
कॉम्प्लेक्स है एंड ब्लेंडिंग ऑफ द सुपर नेचुरल विद द रियल। उसमें उन्होंने वास्तविक जीवन को सुपर नेचुरल जीवन से जोड़ा है। उसमें परियां हैं, फरिश्ते हैं, एंजल्स हैं, देवी देवता हैं। ठीक है, तो बहुत फेमस एक प्ले है एंजल्स इन अमेरिका। और ये PYQ है कि इनमें से कौन सा राइटर, ठीक है, LGBTQ समुदाय के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो टोनी कुशनर का नाम याद रखिएगा कि LGBTQ समुदाय के लिए लिखते हैं, उनके हक में बात करते हैं। और अभी जो कैंसिल हुआ है हमारा एक UGC नेट जून वाला, उसमें भी ये क्वेश्चन था, उसमें लेकिन राइटर टॉनी नहीं थे, कोई किसी और राइटर के बारे में बात था। तो वो भी यही सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था कि इसमें से कौन सा एक स्टेटमेंट इस पर्टिकुलर राइटर के बारे में सही नहीं है। तो उसमें से एक स्टेटमेंट ये भी था कि ही वर्क्स फॉर द LGBTQ कम्युनिटी, ठीक है, जो कि सही था, वो करते थे। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, इस तरह के कई क्वेश्चन आते हैं। गुड आफ्टरनून। नेक्स्ट, कैरल चर्चिल। इनकी कुछ नोटेबल रचनाएं हैं टॉप गर्ल्स, क्लाउड 9 और अ नंबर। ये 3 प्लेज हैं इनके जो बहुत फेमस हैं। कंट्रीब्यूशन, योगदान क्या है इनका? चर्चिल इज रिनाउंड फॉर हर फेमिनिस्ट थीम्स। ये जाने जाते हैं अपनी फेमिनिस्ट थीम्स के लिए। ये औरतों के हक में, ठीक है, लिखा करती हैं, लेडी हैं ये। ठीक है, इनोवेटिव नैरेटिव स्ट्रक्चर्स, बहुत ही इनोवेटिव, जो उनका कहानी कहने का जो स्ट्रक्चर संरचना है वो बहुत ही इनोवेटिव था। एन एक्सप्लोरेशन ऑफ आइडेंटिटी, या आइडेंटिटी को एक्सप्लोर करती हैं और सोसाइटल नॉर्म्स को। हर वर्क्स ऑफन चैलेंज ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स। इनकी रचनाओं में जो पारंपरिक जेंडर रोल्स होते हैं औरतों के और मर्दों के, वो उनको चैलेंज करती हैं। एंड हाईलाइट द स्ट्रगल्स ऑफ वुमेन, और महिलाओं के स्ट्रगल को दर्शाती हैं। नेक्स्ट है ऑगस्ट विल्सन, बहुत फेमस है ऑगस्ट विल्सन। इनके जो जाने माने प्लेज हैं वो हैं फेंसिस, द पियानो लेसन, मा रेनीज ब्लैक बॉटम। इनके जो योगदान है वो है विल्सन्स पिट्सबर्ग साइकिल। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विल्सन्स पिट्सबर्ग साइकिल, इसका नाम याद रखिएगा। अ सीरीज ऑफ 10 प्लेज, ये 10 प्लेस की एक सीरीज है, ये नाम है किताब का। 10 प्ले हैं इसमें, सीरीज है ये पूरी 10 किताबों की। ईच सेट इन अ डिफरेंट डिकेड, हर प्ले एक डिफरेंट डिकेड, दशक में सेट है। पोर्ट्रेज अफ्रीकन अमेरिकन लाइफ, और इसमें अफ्रीकन अमेरिकन लाइफ को पोर्ट्रे किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 20वीं सेंचुरी के, 20वीं शताब्दी की जो अफ्रीकन अमेरिकन लाइफ है, ठीक है, जो ब्लैक अमेरिकन है, उनका जो जीवन है, हर दशक में उनका जीवन बताया गया है 10 के 10 प्लेज में। हिज वर्क इज सेलिब्रेटेड फॉर इट्स रिच कैरेक्टराइजेशंस। इनकी वर्क्स को हम सेलिब्रेट करते हैं कि उसमें बहुत बेहतरीन कैरेक्टराइजेशन होता है और डीप एक्सप्लोरेशन होता है रेशियल इश्यूज का, नस्लवादी मुद्दों का। ठीक है, तो अगस्ट विल्सन जाना जाता है अपने नस्लवादी मुद्दों के लिए। ठीक है, तीनों राइटर 3 अलग अलग मुद्दों के लिए जाने जा रहे हैं। ठीक है, चर्चिल जानी जा रही थी अपने फेमिनिस्टिक थ्योरीज के लिए और रचनाओं के लिए, और टॉनी जाने जा रहे थे अपने LGBTQ समुदाय के लिए लिखने के लिए। अब आगे हैं सारा केन। इनके जो बहुत फेमस प्लेज हैं उसमें शामिल हैं ब्लास्टेड, फिड्राज लव और 4.48 साइकोसिस। इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या हैं? केन्स प्लेज आर नोन फॉर देयर रॉ इंटेंसिटी एंड अनफ्लिंचिंग पोर्ट्रेयल ऑफ थीम्स सच एज मेंटल इलनेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सारा केन जब लिखती थी तो उनके जो प्लेज हैं वो जाने जाते हैं तो बहुत ही इंटेंस प्ले होते थे और बहुत ही अनफ्लिंचिंग, मतलब हिलती नहीं थी। ऐसे नहीं कि थोड़ा सा इमोशन आ जाए और थोड़ा सा हल्का हाथ रखने, नहीं, बहुत ही अडिग होकर चित्रण करती थी ऐसी थीम्स का जैसे कि मेंटल इलनेस, वायलेंस और ह्यूमन सफरिंग। हर वर्क हैज सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस कंटेम्प्रेरी थिएटर्स अप्रोच। इनकी रचनाओं ने बहुत हद तक प्रभाव डाला है समकालीन थिएटर के अप्रोच पर, टैबू सब्जेक्ट्स के ऊपर। तो मेंटल इलनेस के बारे में कोई नहीं लिखता, सैरा ने लिखना शुरू किया हमारे एज में। ठीक है, और विलेंस को विलेंस की तरह दिखाना, ठीक है, विलेन से बचा जाता था स्टेज के ऊपर कि नहीं भाई हिंसा नहीं दिखाएंगे हम स्टेज के ऊपर। सैरा कहती थी नहीं, विलेंस इज अ पार्ट ऑफ अ सोसाइटी, ठीक है, जस्ट शो इट एज इट इज। तो वो वायलेंस दिखाना, मेंटल इलनेस को दिखाना, तो इन्होंने वो रियलिस्टिक अप्रोच दिया था कंटेम्प्रेरी थिएटर को कि नहीं भैया, जिंदगी में जैसे हो रहा है आपको थिएटर में भी वैसे ही दिखाना है।
तो सेरा का वो योगदान बहुत बड़ा है। टॉमस स्टॉपार्ड, इनका नाम तो आपने सुना होगा, ऐसा हो आपने शेक्सपियर पढ़ा और इनका नाम ना आया हो कभी क्रिटिसिज्म में, ऐसा हो नहीं सकता। नोटेबल वर्क्स हैं इनके, रोजनक्रेंस एंड गिल्डेस्टर्न आर डेड, ये तो सबसे फेमस, इसी के लिए फेमस है भैया आदमी, बस ये समझ लीजिए, ठीक है। ये इनका मास्टरपीस है, ये वो वाला पीस है किसे लिख के बाद कलम तोड़ दी इस आदमी ने कि ठीक है हो गया मेरा। तो रोजनक्रेंस और गिल्डेस्टर्न जानते हैं आप? कमेंट करके बता सकता कौन है ये दोनों, कहां सुना है आपने इन दोनों का नाम? कोई बताएगा कि आपने इन दोनों का नाम कहां सुना है, कौन से प्ले में है ये दोनों? एनी वन ऑफ यू, 30 सेकंड के अंदर जल्दी जल्दी से बताना है। वेरी गुड, ईवा एंड कल्पना। हैमलेट, याद करिए किंग क्लॉडियस ने रोजनक्रेंस और गिल्डेस्टर्न को दोनों को हैमलेट के साथ इंग्लैंड भेजा था और एक लेटर लेकर भेजा था, ठीक है, कि उस लेटर में लिखा था इंग्लैंड के राजा के लिए कि मार देना, ठीक है, जिसे हम भेज रहे हैं। अब हैमलेट तो पहुंच ही नहीं पाया इंग्लैंड, वहां पर बीच रास्ते में भैया हमला कर दिया पायरेट्स ने, ये वापस आ गए थे डेनमार्क, आप जानते हैं। रोजनक्रेंस और गिल्डेस्टर्न उस लेटर को देने पहुंच गए थे इंग्लैंड। अब उन्होंने पढ़ा इंग्लैंड के राजा ने, उन्हें लगा रोजनक्रेंस और गिल्डेस्टर्न को ही मारना, इन दोनों को मार दिया गया। लास्ट में, बिल्कुल लास्ट वाले सीन में खबर आती है कि रोजनक्रेंस और गिल्डेस्टर्न आर डेड। तो ये जितनी बातें हमने आपको बताई हैं ये प्ले में लिखी नहीं है शेक्सपियर ने, ठीक है, ये क्रिटिक्स और अलग अलग सोर्सेस से हम पढ़ते हैं और तब आपको लिंक जोड़ते हैं कि ऐसा हुआ होगा इन दोनों के साथ। तो उसी को लिखा है, रोजनक्रेंस और गिल्डेस्टर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कहानी लिखी है कि इनके साथ क्या हुआ, ठीक है, जब वो वहाँ पहुँचे, ठीक है, इनके दिमाग में क्या चल रहा था, इनका द्वंद्व क्या था। बहुत अच्छा प्ले है रोजनक्रेंस एंड गिल्डेस्टर्न आर डेड, कभी पढ़िएगा कभी देखिएगा, ठीक है। आर्केडिया इनका एक और प्ले है, ये भी बहुत फेमस है, और द कोस्ट ऑफ यूटोपिया। कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या है? स्टॉपार्ड्स प्लेज आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर इंटेलेक्चुअल डेप्थ, इनके प्लेज कैरेक्टराइज होते हैं कि इसमें बहुत इंटेलेक्चुअल डेप्थ होती है, विट होता है और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं। ही ऑफन एक्सप्लोर्स फिलोसफिकल क्वेश्चंस, ये प्राय अपने प्लेज में फिलोसफिकल क्वेश्चंस उठाते हैं कोई भी, ठीक है। हिस्टोरिकल इवेंट्स लेकर आते हैं विद अ ब्लेंड ऑफ ह्यूमर एंड सीरियसनेस, लेकिन उस ऐतिहासिक घटना को ह्यूमर और गंभीरता दोनों का मिश्रण करके सामने पेश करते हैं। हैरोल्ड पिंटर हैं एक, इनका नाम भी आपने सुना ही होगा, हैरोल्ड पिंटर का एलटी अगर आप पढ़ते हैं, एलटी ग्रेड का सिलेबस अगर आपने पढ़ा है तो हैरोल्ड पिंटर की द बर्थडे पार्टी एलटी ग्रेड के सिलेबस में है और हम इनके फैन हो गए थे अभी 1-2 साल पहले। हैरोल्ड पिंटर के बहुत अच्छा लिखते हैं हैरोल्ड पिंटर। और अच्छा अभी हमने क्योंकि पढ़ा है तो वो क्वेश्चन याद आ गया, क्योंकि एलटी ग्रेड जो हुआ था 2018 में होता शायद एलटी ग्रेड, तो उसमें पूछा गया था हैरोल्ड पिंटर किस मूवमेंट से बिलोंग करते हैं, तो थिएटर ऑफ द एब्सर्ड से बिलोंग करते हैं हैरोल्ड पिंटर। ये जो अभी थिएटर ऑफ द एब्सर्ड आपको ऊपर पढ़ाया गया उसी के राइटर हैं ये, और द बर्थडे पार्टी थिएटर ऑफ द एब्सर्ड का परफेक्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है एलटी ग्रेड में, द बर्थडे पार्टी जो है वो थिएटर ऑफ द एब्सर्ड है, उस शैली में लिखा गया है। तो नोटेबल वर्क्स इनके द बर्थडे पार्टी है, द होम कमिंग है और बिट्रियल है। कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या है पिंटर के? पिंटर्स वर्क्स आर नोन फॉर द यूज ऑफ पॉजेज एंड साइलेंसेज। पिंटर्स जाने जाते हैं कि वो बहुत सारे पॉजेज और साइलेंसेज का इस्तेमाल करते हैं। इनके जो कैरेक्टर है ना, जैसे बर्थडे पार्टी ही है फॉर एग्जांपल, बर्थडे पार्टी के जो कैरेक्टर हैं वो जो बीच में बात कर रहे होते हैं, आज से बात कर रहे हैं, और उसमें ना वो यूजुअली उनको ब्रेकफास्ट करते हुए दिखाया जाता है कैरेक्टर्स को सुबह ही सुबह। तो जब ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और वो एक बाउल में वो खा रहे होते हैं सीरियल, तो बाउल में ठीक है, अब तक तो उठ जाना चाहिए था उसे, तो बहुत टाइम लेते हैं बोलने में, बहुत सारे पॉजेज एंड साइलेंसेस का यूज करते हैं विच क्रिएट टेंशन एंड एम्बिग्यूटी। इसके चक्कर में क्या होता है कि स्टेज के ऊपर टेंशन एंड एम्बिग्यूटी बनती है। एम्बिग्यूटी द्व्यर्थता।
हिज प्लेज ऑफन एक्सप्लोर पावर डायनामिक्स, इनके प्लेज में प्राय पावर डायनामिक्स की बात होती है, कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन्स होते हैं एंड द नेचर ऑफ द रियलिटी, और रियलिटी के नेचर का वर्णन होता है। डेविड मैमेट हैं, आई डोंट नो आपने इनका नाम भी सुना होगा कभी। डेविड मैमेट के जो बहुत फेमस प्लेज हैं कंटेम्प्रेरी टाइम में वो हैं ग्लेनगेरी ग्लेन रॉस और अमेरिकन बफेलो और ओलेना। ओलेना बहुत फेमस है। कॉन्ट्रीब्यूशंस इनके, मैमेट्स डायलॉग नोन एज मैमेट स्पीक, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा इस बात को। तो ये बहुत अच्छे डायलॉग्स लिखा करते हैं भैया, बहुत अच्छे डायलॉग, और इनके डायलॉग को मैमेट स्पीक बोलते हैं। इस कैरेक्टराइज बाय शार्प, और इनके जो डायलॉग्स होते हैं बहुत ही शार्प, रिदमिक क्वालिटी वाले होते हैं, और रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल होता है एवरीडे स्पीच का। रोजमर्रा में जैसे हम बात करते हैं बिल्कुल वैसे दिखते हैं डायलॉग्स ये। हिज प्लेज ऑफन क्रिटिक कैपिटलिज्म, इनके प्लेज में प्राय कैपिटलिज्म को क्रिटिसाइज किया जाता है, मैस्कुलिनिटी को, ठीक है, और मोरल करप्शन को। लिन मैनुअल मिरांडा, नोटेबल जो भैया रचनाएं हैं इनकी वो है हैमिल्टन और इन द हाइट्स। हैमिल्टन बहुत फेमस है। कंट्रीब्यूशन है इनके, मिरांडा रेवोल्यूशनाइज कंटेम्प्रेरी म्यूजिकल थिएटर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन्होंने समकालीन कंटेम्प्रेरी म्यूजिकल संगीत में थिएटर को रेवोल्यूशनाइज किया है भैया विद हिज इनोवेटिव ब्लेंड ऑफ हिप हॉप। इन्होंने अपने थिएटर में हिप हॉप को मिलाया, ठीक है, R&B को मिलाया और ट्रेडिशनल म्यूजिकल स्टाइल्स को मिलाया। हैमिल्टन इज पर्टिकुलरली नोटेड फॉर हिज डाइवर्स कास्टिंग। हैमिल्टन को पर्टिकुलरली जाना जाता है कि उसमें बहुत डाइवर्स कास्टिंग की गई, मॉडर्न रिटेलिंग की गई अमेरिकन हिस्ट्री की। अब इसके लिए मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं इसे थोड़ा सा और बेहतर तरीके से समझाना चाहता हूँ आपको। मैं आपको एक फ़ोटो दिखाता हूँ, मैं ढूंढ लेता हूँ गूगल करके इस फोटो को पहले, क्योंकि आप इसे हल्के में ले जाएंगे अदरवाइज। देखिए पहले तो इनकी शक्ल देख लीजिए आप, ये लिन मैनुअल मिरांडा है, अभी जिंदा है, ठीक है, डेथ नहीं हुई है इनकी। और एक ब्रॉडवे म्यूजिकल्स कर एक थिएटर दिखाया जाता है भैया, तो उसमें जो हैमिल्टन है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं वो मास्टरपीस है। वो इतना बड़ा है जितना बड़ा हमारे बॉलीवुड की कुछ मूवी जैसे कि RRR टाइप मूवीज़, ठीक है, इस तरह का थिएटर की दुनिया में इस तरह की एक मूवी मान लीजिए इसे, ठीक। ये हैं वो शख्स। और हैमिल्टन के बारे में हम पढ़ रहे थे, ये वो हैमिल्टन है, ये इसका फ्रंट पेज है इसकी एल्बम का। ये अमेरिकन म्यूज़िकल है एक, ठीक। इसमें जो अमेरिकन रेवोल्यूशन हुई थी ना, जो क्रांति है अमेरिकी क्रांति, उसका जिक्र है जो स्टेज पर दिखाया जाता है म्यूज़िक के ज़रिए, हिप हॉप के ज़रिए, R&B के ज़रिए, ठीक है। तो बहुत फेमस है, मतलब हैमिल्टन थिएटर की दुनिया में, खासतौर से म्यूज़िकल थिएटर की दुनिया में मास्टरपीस है। ये बहुत बड़ी बात है। हैमिल्टन याद रखिएगा, इस आदमी का नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट शख्स है ये थिएटर की दुनिया का, खासतौर से कंटेम्प्रेरी टाइम में, हमारे और आपके ज़माने में। ठीक है। फिर हैं जैस बटरवर्थ, नोटेबल वर्क्स हैं इनके यरूशलेम, द फेरीमैन और मोजो। कंट्रीब्यूशन है, बटरवर्थ प्लेज ऑफन डेल्व इनटू इंग्लिश आइडेंटिटी। इसमें ये इंग्लिश आइडेंटिटी की बात करते हैं, अंग्रेज़ इंग्लैंड के जो निवासी होते हैं उनकी जो आइडेंटिटी है, रूरल लाइफ और फोकलोर, ठीक है, लोक कथाएं जो होती हैं, ब्लेंडिंग नेचुरलिस्टिक डायलॉग विद एलिमेंट्स ऑफ मिथ एंड लेजेंड। और नेचुरलिस्टिक डायलॉग को वो मिलाते हैं मिथ और लेजेंड का इस्तेमाल करके। एनी बेकर है,
कई प्लेज इनके फेमस है, उसमें द फ्लिक, सर्कल मिरर ट्रांसफॉर्मेशन और जॉन, ये 3 प्लेज इनके बहुत फेमस हैं। कंट्रीब्यूशन ये है भैया इनका, एनी का, कि बेकर्स वर्क्स आर सेलिब्रेटेड फॉर द डिटेल्ड कैरेक्टर स्टडीज, बहुत ही डिटेल्ड कैरेक्टर लिखती हैं, नेचुरलिस्टिक डायलॉग लिखती हैं। शी ऑफन एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ ह्यूमन कनेक्शन, ये अपने प्लेज में ह्यूमन कनेक्शन का जिक्र करती हैं, आइसोलेशन का, अकेलेपन का, एंड द पैसेज ऑफ टाइम का। ट्रेसी लेट्स हैं भैया, ऑगस्ट ऑसेज काउंटी, बग और किलर जो, ये इनके 3 प्लेज हैं। कंट्रीब्यूशन ये है ट्रेसी के कि लेट्स प्लेज आर नोन फॉर देयर डार्क ह्यूमर, ये जाने जाते हैं अपने डार्क ह्यूमर के लिए भैया, इंटेंस फैमिली डायनामिक्स के लिए जाने जाते हैं, और एक्सप्लोरेशन ऑफ द अमेरिकन साइकी, और इसमें जो अमेरिकन समाज है उसकी मनोदशा का जिक्र होता है। आयद अख्तर हैं एक, नोटेबल वर्क्स हैं इनके डिस्ग्रेस्ड, द इनविजिबल हैंड और जंक, ये 3 प्लेस के लिए फेमस हैं। अख्तर्स प्लेज ऑफन टैकल थीम्स ऑफ आइडेंटिटी, ये भी आइडेंटिटी पहचान के बारे में लिखते हैं, रिलीजन के बारे में लिखते हैं और इकोनॉमिक सिस्टम्स के बारे में लिखते हैं, खासतौर से फोकसिंग ऑन द एक्सपीरियंसेस ऑफ मुस्लिम अमेरिकन, खासतौर से ये अमेरिकन मुस्लिम्स जो होते हैं उनके अनुभवों के ऊपर प्लेज लिखते हैं। साइमन स्टीफन्स हैं, नोटेबल वर्क्स हैं इनमें द क्यूरियस इंसिडेंट ऑफ द डॉग इन द नाइट टाइम, पंक रॉक और हाइजेनबर्ग, ये 3 प्लेज हैं। कंट्रीब्यूशन स्टीफन का इज नोन फॉर हिज अडेप्टेशंस एंड ओरिजिनल वर्क, ये अडेप्टेशन के लिए भी जाने जाते हैं और उन्होंने कुछ ओरिजिनल वर्क्स भी लिखे हैं। एक्सप्लोर कंटेम्प्रेरी सोशल इश्यूज, अपने समकालीन जो हमारे ज़माने के सामाजिक मुद्दे हैं उन्हें उठाते हैं, ह्यूमन रिश्तों के बारे में लिखते हैं और साइकोलॉजिकल डेप्थ का जिक्र करते हैं। लिन नोटेज हैं एक, रूइंड, स्वेट और इंटीमेट अपैरल, ये 3 प्लेज इनके फेमस हैं। हिज प्लेज ऑफन फोकस ऑन मार्जिनलाइज वॉइसेस, इनके प्लेज में प्रायः ही आवाज़ उठाते हैं भैया किसके बारे में, ये आवाज़ उठाते हैं मार्जिनलाइज वॉइसेस के बारे में, ठीक है, जो दबे कुचले समाज के लोग हैं उनकी आवाज़ें, सोशल इनजस्टिस, सामाजिक अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, एक्सप्लोरिंग थीम्स ऑफ जेंडर, रेस और इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, जो आर्थिक असमानता है उसके बारे में लिखते हैं। मार्टिन मैकडोना है, नोटेबल वर्क्स हैं द फिलोमेन, द लेफ्टिनेंट ऑफ इनिशमोर और द ब्यूटी क्वीन ऑफ लिनेन। कंट्रीब्यूशन है इनका, हिज डार्क कॉमेडीज ऑफन ब्लेंड वायलेंस विद ह्यूमर, इनकी डार्क कॉमेडीज होती हैं उसमें हिंसा होती है साथ में ह्यूमर होता है। एक्सप्लोरिंग थीम्स ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी की थीम होती है, नेशनलिज्म राष्ट्रवाद होता है और ह्यूमन ब्रुटैलिटी पर लिखते हैं। ठीक है, तो ये 15 नाम थे, इसमें से 2-4 आपके सुने सुनाए नाम होंगे, अदरवाइज बाकी को आपको पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, यू हैव टू, यू डोंट हैव एनी चॉइस। अब एक आदमी जिसका जिक्र बार बार हो रहा था वो थे बर्टोल्ट ब्रेक्ट, ठीक है, और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि हमें इसको अलग से आपको पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। इस शख्स का अकेले का जो योगदान है कंटेम्प्रेरी ड्रामा पर वो बहुत बड़ा है, ठीक है। तो बर्टोल्ट ब्रेक्ट को पढ़ते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं, तो सुनिएगा कौन है ये आदमी। आपको अभी तक बर्टोल्ट ब्रेक्ट के बारे में इतना पता है कि इन्होंने एपिक थिएटर जो शैली है ड्रामा लिखने की उसको बनाया है, उसके ये कर्ता धर्ता है, ठीक है, बस इसी वजह से ये इतने बड़े हैं। सुनिए इनके बारे में। बर्टोल्ट ब्रेक्ट 1898 से 1956 वॉज अ जर्मन प्ले राइट, ये एक जर्मन प्ले राइट थे, पोएट थे, थिएटर डायरेक्टर थे, हु सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस मॉडर्न थिएटर, और उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है मॉडर्न थिएटर को विद हिज इनोवेटिव आइडियाज़, अपने इनोवेटिव आइडियाज़ से और टेक्निक्स से। ही इज़ बेस्ट नोन फॉर डेवलपिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एपिक थिएटर, ये जाने जाते हैं कि इन्होंने डेवलप किया था एपिक थिएटर के कॉन्सेप्ट को, विच एम टू इंगेज ऑडियंसेस क्रिटिकल फैकल्टीज, और उद्देश्य क्या था इसका एपिक थिएटर का कि ऑडियंस के क्रिटिकल फैकल्टीज को इंगेज करेंगे, ठीक है, ना कि उनके इमोशंस का इस्तेमाल करेंगे। अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन इनकी, बर्थ यूजीन बर्टोल्ड फ्रेडरिक ब्रेक्ट, ये पूरा नाम है इनका, वॉज बॉर्न ऑन February 10, 1898, पैदा हुए 10 फरवरी 1898 ऑग्सबर्ग बवेरिया जर्मनी में। फैमिली में ब्रेक्ट्स फादर वॉज अ कैथोलिक बिजनेसमैन, ये कैथोलिक बिजनेसमैन थे इनके पिता, एंड हिज मदर वॉज अ डिवोट प्रोटेस्टेंट, माँ डिवोट प्रोटेस्टेंट थी, ठीक है। तो धर्म अलग अलग होगा कि दोनों के, एक कैथोलिक क्रिश्चियन है और एक प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन है, जमीन आसमान का फर्क है दोनों में। दिस डाइवर्स रिलीजियस बैकग्राउंड इन्फ्लुएंस्ड ब्रेक्ट्स व्यूज ऑन रिलीजन इन सोसाइटी। अभी जो डाइवर्स धार्मिक बैकग्राउंड था इनका,
तो ब्रेट के जो व्यूज़ थे धर्म को लेकर, सोसाइटी को लेकर, वो बहुत प्रभावित हुए। ठीक है, जो बच्चे होते हैं इंटर रिलीजियस मैरिजेस से जो बच्चे होते हैं, इनका जो व्यू होता है दुनिया को देखने का वो बहुत अलग होता है, और मोस्टली ये बहुत कुछ बड़ा करते हैं बच्चे, क्योंकि डाइवर्सिटी जो है वो आपको डाइवर्स करती है, मदद करती है। और आर्ट में और आर्ट एंड थिएटर में या ड्रामाज में, पोइट्री में तो बहुत ही ज़्यादा मदद करती है। एजुकेशन, ब्रेट अटेंडेड द यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक इन 1917। 1917 में यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक को अटेंड किया था इन्होंने। स्टडी मेडिसिन, डॉक्टर थे भैया ये, बट हिज इंटरेस्ट क्विकली शिफ्टेड टू लिटरेचर एंड थिएटर। लेकिन बहुत जल्दी इनका इंटरेस्ट जो है वो लिटरेचर और थिएटर की तरफ शिफ्ट हो गया था। अर्ली करियर इनका, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। ब्रेट सर्व ब्रीफली एज अ मेडिकल ऑर्डरली ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। ब्रेट ने एक मेडिकल ऑफिसर के रूप में काम किया था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में। एन एक्सपीरियंस दैट लेफ्ट हिम डीपली क्रिटिकल ऑफ वॉर एंड इट्स इम्पैक्ट्स। अब वो ऐसा अनुभव था कि ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थे वॉर के और उसके जो इम्पैक्ट पड़ते हैं समाज पर उसके। एंटी वॉर थे ये, ठीक है। उन्होंने अपने हाथों से फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लिया था, उस हिंसा को देखा था, लोगों को ठीक किया था हॉस्पिटल्स में, तो ये वॉर के एंटी रहे। पहला प्ले इनका, फर्स्ट प्ले, ब्रेट रोट हिज फर्स्ट प्ले बाल इन 1918। 1918 में उनको पहला प्ले आया बाल करके। ये एक डार्क एक्सप्रेशनिस्टिक वर्क था दैट रिफ्लेक्टेड हिज अर्ली डिसइल्यूजनमेंट विद सोसाइटल नॉर्म्स। और ये दर्शाता है कि बहुत जल्दी इनका भ्रम टूट गया था समाज से। वो टूटे भ्रम का एक डिपिक्शन था बॉल, ठीक है। थिएटर वर्क, इन द अर्ली 1920s, 1920 वाले दशक में ब्रेट मूव टू बर्लिन। ये बर्लिन गए, वेयर ही बिकेम इन्वॉल्व इन द वाइब्रेंट थिएटर सीन। बर्लिन में गए तो बर्लिन में थिएटर सीन बड़ा भैया फल फूल रहा था। ही कोलैबोरेटेड विद इन्फ्लुएंशियल डायरेक्टर्स। इन्होंने कई प्रभावशाली डायरेक्टर्स के साथ मिलकर काम किया, जैसे कि इरविन पिस्केटर, और डेवलप्ड हिज आइडियाज अबाउट एपिक थिएटर। और वहीं पर उन्होंने एपिक थिएटर के बारे में अपने आइडियाज को डेवलप करना शुरू किया था। फिर उन्होंने डेवलपमेंट किया एपिक थिएटर का, जो अभी आप पढ़ कर आए हैं पिछली क्लास में। कॉन्सेप्ट, ब्रेट्स एपिक थिएटर एम टू क्रिएट अ क्रिटिकल। ब्रेट का जो एपिक थिएटर था, इसका उद्देश्य था कि वो क्रिएट करेंगे एक क्रिटिकल रिफ्लेक्टिव ऑडियंस, ठीक है। यानी जो बैठकर रिफ्लेक्ट करे, जो बैठकर क्रिटिसाइज करे, रादर देन वन, ना कि ऐसी ऑडियंस क्रिएट करूंगा मैं थिएटर में पैसिवली कंज्यूम्ड एंटरटेनमेंट, जो बैठी हुई है निष्क्रिय और बस हंस रही है, एंटरटेन हो रही है, नहीं। टेक्निक्स इंक्लूड द यूज ऑफ द, ये जो वर्ड है जो हम कभी पढ़ते नहीं, इन्होंने कई तकनीकों का इस्तेमाल किया, जैसे कि एलिनेशन इफेक्ट, नॉन लाइनियर नैरेटिव्स और डायरेक्ट एड्रेस टू द ऑडियंस। दूसरा है पॉलिटिकल एंगेजमेंट इनका। ब्रेट वॉज अ कमिटेड मार्क्सिस्ट। ब्रेट मार्क्सिस्ट थे भाई, वामपंथी थे। एंड हिज वर्क ऑफन रिफ्लेक्टेड हिज पॉलिटिकल बिलीव्स। ये अपनी रचनाओं में अपने पॉलिटिकल बिलीव्स को दिखाया करते थे। क्रिटिकिंग कैपिटलिज्म, ये कैपिटलिज्म का विरोध करते थे, वॉर का विरोध करते थे और सोशल इनजस्टिस के खिलाफ थे। जो इनकी नोटेबल वर्क्स हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको किसी एग्जाम में मिलेगा ज़रूर। पहली जो इनकी रचना है वो है द थ्री पेनी ओपेरा 1928, अ कोलैबोरेशन विद कंपोजर कर्ट विल। ये कर्ट विल के साथ इन्होंने मिलकर लिखा था। दिस प्ले वॉज अ मॉडर्न एडेप्टेशन ऑफ जॉन गेज द बेगर्स ओपेरा। ये मॉडर्न एडेप्टेशन था, जॉन गेज ने एक म्यूजिकल लिखा था द बेगर्स ओपेरा, उसी को उन्होंने अपने तरह से लिखा था दोनों ने। इट सैटिराइज्ड कैपिटलिस्ट सोसाइटी, इसमें कैपिटलिस्ट सोसाइटी के ऊपर कटाक्ष किया गया। इंक्लूडेड फेमस सॉन्ग्स लाइक, इसमें बहुत फेमस एक सॉन्ग शामिल है मैक द नाइफ, यूट्यूब करके सुनिएगा इस सॉन्ग को। और भाई जो सबसे इंपॉर्टेंट है इनका वो है मदर करेज एंड चिल्ड्रन 1939, रिटन इन रिस्पॉन्स टू द राइज ऑफ हिटलर। जब हिटलर का उदय हो रहा था उसके रिस्पॉन्स में लिखा था उन्होंने ये। दिस प्लेज अ पावरफुल एंटी वॉर स्टेटमेंट, ये एंटी वॉर स्टेटमेंट है। इट फॉलोज मदर करेज अ कैंटीन वुमेन, इसमें एक मदर करेज की कहानी है जो कैंटीन वुमेन है, हु ट्राइज टू प्रॉफिट फ्रॉम द वॉर, जो इस वॉर से प्रॉफिट कमाने की कोशिश करती है, बट लूजेज हर चिल्ड्रन इन द प्रोसेस, लेकिन इस प्रक्रिया में अपने बच्चे खो देती है। बहुत ही सिंबॉलिक है। जो देश वॉर से पैसा कमाने की जुगत में थे या पॉलिटिकल पावर गेन करने की जुगत में थे, उन सबका नुकसान हुआ वर्ल्ड वॉर में। द कॉकेजियन चॉक सर्कल, ये 1944 में आया था इनका एक प्ले।
यूजेस अ पैराबल स्ट्रक्चर टू एक्सप्लोर थीम्स ऑफ जस्टिस। इसमें एक पैराबल स्ट्रक्चर को फॉलो किया था, एक कहानी के स्ट्रक्चर को फॉलो किया था। इसमें थीम्स जस्टिस की, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ अ सर्वेंट गर्ल। इसमें एक सर्वेंट गर्ल की कहानी है हु सेव्स अ चाइल्ड ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन, जो क्रांति के दौरान एक बच्चे को बचाती है एंड रेजेज हिम एज हर ओन, और उसे अपने बच्चे की तरह पालती है। लाइफ ऑफ गैलीलियो, भाई ये तो बहुत ही फेमस है और बहुत अच्छा प्ले है। एग्जामिन्स द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन साइंस एंड रिलीजन। इसमें विज्ञान और धर्म के बीच का जो संघर्ष था उस जमाने में, उसको दिखाया गया। थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द एस्ट्रोनॉमर गैलीलियो गैलीली। गैलीलियो गैलीली जो बहुत बड़े खगोल शास्त्री हैं, उनके जीवन में यही हुआ। और आप अच्छे से जानते हैं कि अगर नहीं जानते तो अभी जान लीजिए कि गैलीलियो गैलीली को चर्च ने मार दिया था, ठीक है, क्योंकि उन्होंने कई दावे किए थे कि पृथ्वी जो है वो फ्लैट नहीं है, पृथ्वी गोल है। चर्च कहता था कि भैया पृथ्वी सूरज जो है चक्कर लगा रहा है पृथ्वी के, क्योंकि ऐसे दिखता है कि सूरज वहाँ से उग रहा है, इधर से जा रहा है, तो ऐसा लगता है कि वही चक्कर काट रहा है। गैलीलियो ने कहा कि नहीं भैया, पृथ्वी काट रही है। तो अब वो चर्च के कई सुपरस्टिशंस को, चर्च की कई सारी परंपराओं को तोड़ रहे थे, वो साइंटिफिक तरीके से प्रूफ कर रहे थे, उन्हें चर्च को पसंद नहीं आया, चर्च ने मार दिया। हाईलाइटिंग द स्ट्रगल्स ऑफ इंटेलेक्चुअल फ्रीडम। इस प्ले में वो दिखाते हैं कि जो इंटेलेक्चुअल फ्रीडम को लेकर संघर्ष है ऑप्रेसिव अथॉरिटी के खिलाफ, वो उसको बहुत खूबसूरती से इसमें पेश करते हैं। एग्जाइल एंड लेटर लाइफ। जी हाँ, ये एग्जाइल हुए और बाद का जीवन। नाजी जर्मनी। विद द राइज ऑफ नाजी रिजाइम इन 1933, जब जर्मनी में नाजी आ गए, हिटलर का बहुत ज़्यादा प्रभाव आ गया 1933 में, ब्रेट जो कि एक वोकल क्रिटिक थे फासिज्म के, वॉज फोर्स टू फ्ली जर्मनी। इन्हें जर्मनी से भागना पड़ा। ही लिव्ड इन वेरियस कंट्रीज, कई देशों में रहे, इंक्लूडिंग डेनमार्क, स्वीडन, यूनाइटेड स्टेट्स, हॉलीवुड। जी हाँ, इनकी ज़िंदगी में हॉलीवुड भी रहा। ब्रेट स्पेंट सेवरल ईयर्स इन यूनाइटेड स्टेट्स। ब्रेट ने कई साल यूएसए में बिताए, वर्किंग इन हॉलीवुड, हॉलीवुड में काम किया, कंटिन्यूइंग टू राइटिंग करते रहे। हाउएवर ही वॉज अनहैप्पी विद द कमर्शियलिज्म ऑफ अमेरिकन थिएटर एंड फिल्म। लेकिन वो जो औद्योगिकीकरण हो गया था ना फिल्म का, थिएटर का, वो उससे खुश नहीं थे, तो वहाँ से वापस आ गए। रिटर्न टू जर्मनी एंड लेगेसी। वापस लौटे जर्मनी और एक विरासत छोड़कर गए आपके और मेरे लिए। ये बर्लाइनर एनसेम्बले, भाई इस वर्ड को याद रखिएगा भाई, कंपनी है ये, एक्चुअली वर्ड नहीं है, कंपनी है। 1949 में, गुड आफ्टरनून प्रज्ञा, ब्रेट फाउंडेड द बर्लाइनर एसेंबले, अ थिएटर कंपनी इन ईस्ट बर्लिन। ईस्ट बर्लिन में ये कंपनी खोली इन्होंने, डेडिकेटेड टू प्रोड्यूसिंग हिज वर्क्स। इसमें इन्होंने अपनी रचनाओं को प्रोड्यूस कराया, प्रोमोटिंग हिज थिएट्रिकल आइडियाज। जो उनके थिएट्रिकल आइडियाज यानी जो एपिक थिएटर था उसको प्रमोट किया इसके जरिए। डेथ, ब्रेट डाइड ऑफ अ हार्ट अटैक ऑन अगस्त 14, 1956। मौत हुई इनकी 14 अगस्त 1956 को हार्ट अटैक से, ईस्ट बर्लिन में ही, ठीक है। अब कंटेम्प्रेरी टाइम में जो एक और नाम है जिसके बिना ये पूरा नहीं हो सकता कंटेम्प्रेरी ड्रामा, वो है आर्थर मिलर। इनको भी हम अब कल पढ़ेंगे, आर्थर मिलर को, और कल ही आपका पोएट्री सेक्शन भी शुरू हो जाएगा, ठीक है, यानी कि यूनिट 2 शुरू हो जाएगी आपकी। एक चीज़ जो हमें आपको बतानी है कि DSSB TGT का एग्ज़ाम होने वाला है अक्टूबर नवंबर में। आप में से कितने लोगों ने उसका फॉर्म भरा है, ज़रा आप कोई बता सकता है कितने लोगों ने उसका फॉर्म भरा है? आई थिंक हम उसका बैच बनाएंगे। कितने लोग हैं ऐसे यहाँ पर जिन्होंने DSSB TGT का फॉर्म भरा हुआ है?
हेलो, क्या आपको आवाज़ आनी बंद हो गई क्या? क्वेश्चन पेपर की क्लास कंप्लीट हो गई है। आर्थर मिलर हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। बस हमें आपसे ये पूछना था आप लोगों से कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने DSSB TGT का फॉर्म भरा हुआ है। क्या आपको आवाज़ आनी बंद हो गई क्या? ओके, ओके, वॉइस का कुछ इशू होगा। ठीक है, हम आपको ग्रुप में पूछते हैं ये बात, ठीक है ना? तो विल डिस्कस इट इन ग्रुप, वहाँ बताइएगा। अभी कल मिलते हैं आपसे। मोस्ट प्रोबेबली हम कल से टाइम चेंज कर दें आपका, 4 से 5 हम इस बैच को करना चाह रहे हैं ताकि काफ़ी सारे लोग जुड़ जाएं लाइव।